नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अगर किसी मामले में कोई फैसला कर दिया है तो क्या उस फैसले को पश्चातवर्ती किसी बात पर पूर्व न्याय का नियम लागू होगा। इन अदर वर्ड्स, is verdict given by Bar Council of India operates as res judicata for subsequent suit। तो फ्रेंड, इस टॉपिक को समझने के लिए अगले स्लाइड पर चलते हैं और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न ये है कि ए एक लिटिगेंट है जिसने एक कंप्लेंट फाइल किया है बिफोर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। किसके खिलाफ? अगेंस्ट हिज ओन एडवोकेट, अपने वकील साहब के खिलाफ ही फाइल किया है और ये आरोप लगाया है कि उनके वकील की लापरवाही की वजह से, नेग्लिजेंस की वजह से उनका केस खराब हो गया या वो हार गया। दिस कंप्लेंट वॉज डिसमिस्ड। बार काउंसिल ऑफ दिल्ली ने उस कंप्लेंट को डिसमिस कर दिया। इससे अग्रहित होकर के लिटिगेंट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया के समक्ष एक रिवीजन फाइल किया। वो रिवीजन ऑल्सो डिसमिस्ड, वो डिसमिस हो गया ऑन मेरिट बाय स्पीकिंग ऑर्डर। रीजन बताते हुए डिसमिस किया गया कि क्यों डिसमिस किया जा रहा है। सब्सिक्वेंटली बाद में ए जब यहाँ से रिलीफ नहीं मिला तो उसने एक सिविल सूट फाइल किया फॉर डैमेजेस बेस्ड ऑन नेग्लिजेंस एंड लापरवाही के वजह से जो मुकदमा उनका खराब हो गया है, उनके वकील साहब यानी एडवोकेट बी की वजह से वो क्षतिपूर्ति बी के खिलाफ और ए के पक्ष में दी जाए। ठीक है, तो अब सवाल ये है कि ये जो डिसीजन है बार काउंसिल ऑफ इंडिया का, जो उनका रिवीजन डिसमिस हो गया है, तो क्या ये पश्चातवर्ती सूट फाइल की गई है, वाद फाइल की गई है, उस पर रेस जुडिकाटा या पूर्व न्याय का नियम लागू होगा? तो इससे संबंधित हमें कानून बताने हैं और फिर रीजन के साथ इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो अगले स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रश्न का सही उत्तर देने का प्रयास करते हैं। प्रश्न के उत्तर को देखने के लिए हमें सिविल प्रोसीजर कोड 1908 का सेक्शन 11 जो कि रेस जुडिकाटा या पूर्व न्याय से संबंधित प्रावधानों की बात करता है। अब इसमें देखते हैं सेक्शन 11 क्या कहता है कि रेस जुडिकाटा दो पार्ट में बना हुआ है, यानी रेस का मतलब होता है थिंग और जुडिकाटा का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइडेड। डज इट मीन, इसका मतलब हुआ कि थिंग्स ऑलरेडी एडजुडिकेटेड अपॉन। ठीक है, यानी कि ऐसा चीज जिस पे पहले ही न्याय किया जा चुका है, यानी पूर्व न्याय हो चुका है। ठीक, अब इसके वर्डिंग पे आते हैं जो प्रावधान जो कहता है कि नो कोर्ट शैल ट्राई एनी सूट और इशू, यानी कोई भी पश्चातवर्ती न्यायालय कोई भी ऐसा सूट या इशू डिसाइड नहीं करेगी जिसमें अ मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इशू इन द फॉर्मर सूट, खासकर वो विषय वस्तु जो पहले से डायरेक्टली या सब्सटेंशियली सार्वभौम तौर पे फॉर्मर सूट में, यानी इससे पहले जो वाद फाइल हुआ था उसमें वो मैटर डिसाइड हो चुका है, तो ऐसे मैटर को दोबारा पश्चातवादी कोई न्यायालय ऐसे सूट को डिसाइड नहीं करेगी। दूसरा कि ऐसा सूट जिसमें बिटवीन द सेम पार्टीज, यानी कि जो पहले जो सूट था उसमें भी पार्टी है, जो बाद में सूट फाइल की उसमें भी सेम पार्टी है। तीसरी आवश्यक तथ्य है वो है कि लिटिगेंट जो है सेम टाइटल, यानी जो उसमें जो कॉज ऑफ एक्शन है वो सेम टाइटल के लिए हो रहा हो। और चौथा पॉइंट है इन अ कोर्ट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट और द सूट इन विच सच इशू हैज बीन सब्सिक्वेंटली रेज्ड, यानी कि उस न्यायालय के समक्ष जो कॉम्पिटेंट टू ट्राई है, जो सक्षम है किसी ऐसे वाद को डिसाइड करने का, और बाद की पश्चात सूट में वही इशू फिर से रेज किया गया है। ठीक, और लास्ट है कि वो इशू जो डायरेक्टली सब्सटेंशियल इशू था हैड बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड,
सुना गया दोनों पक्षकारों को, दस्तावेज लिया गया और उसके बाद फाइनली जो है उस मैटर पे डिसीजन आ चुका है, यानी कि पूर्व न्याय हो चुका है। ठीक है, इसलिए अब सिमिलर मैटर पे अगर सब्सिक्वेंट सूट बाद पश्चात कोई वाद अगर आता है तो उस पे पूर्व न्याय का नियम लागू हो जाएगा, यानी कि दोबारा ये 5 इंग्रेडिएंट अगर हैं तो वो सूट को कोई भी न्यायालय फिर से एंटरटेन या ट्राई या फैसला करने की कोशिश नहीं करेगी। हमारे एपेक्स कोर्ट ने भी महाराष्ट्र वर्सेस मेसर्स नेशनल कंस्ट्रक्शंस 1996 में ये 5 इंग्रेडिएंट को लेट डाउन कर रखा है कि जब भी ऐसा कोई सूट डिसाइड हो चुका है तो सेम मैटर पे, सेम इशू पे, सेम कॉज ऑफ एक्शन और सेम लिटिगेंट और सेम टाइटल जहाँ पर आता है वहाँ पर सब्सिक्वेंट सूट कोई भी न्यायालय उसे ट्राई नहीं करेगी, उसे डिटेन नहीं करेंगी। दैट्स इट। अगला पॉइंट है मैटर एंड इशू। अब ये मैटर एंड इशू जो पहले पॉइंट पे आया, इसका क्या मतलब? मैटर एंड इशू जहाँ तक रेस जुडिकाटा या पूर्व न्याय से संबंधित है, इसका मतलब ये होता है कि या तो परोक्ष रूप से या सार्वधान रूप से, यानी डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू होना चाहिए, जो फॉर्मल सूट में थी और जो बाद में सब्सिक्वेंट सूट में आई है, दोनों इशू सेम होना चाहिए। ठीक है, ये बात अलग है कि जो सब्जेक्ट मैटर से संबंधित है, सब्जेक्ट मैटर डिफरेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जो सेम सब्जेक्ट मैटर है उसमें जो इशू जो रेज हुआ है वो सेम होगा, तभी रेस जुडिकाटा लागू होगा। अगर सेम सब्जेक्ट मैटर पे अगर दूसरा इशू रेज हो जाता है तब रेस जुडिकाटा ऐसे मामलों पे लागू नहीं होता है। ठीक, जैसे कि पहले सूट में जो है मैटर इशू था पोजीशन से संबंधित, और बाद के सूट में सेम सब्जेक्ट मैटर पे जो इशू रेज हुआ वो आया प्रोप्राइटरशिप का, यानी कि पहले कब्जे के से रिलेटेड था, अब दूसरा जो मालकाना हक से संबंधित है, तो दोनों इशू अलग अलग है। इस पर रेस जुडिकाटा लागू नहीं होगा, लागू होगा तो सिर्फ कब्जे से संबंधित जो पहले डिसाइड हो चुका है। ठीक है, अब दोबारा उसी मैटर पे अब सब्सिक्वेंट सूट नहीं लाया जा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। ये भी फर्स्ट पॉइंट पे वर्ड रेज हुआ है, इसका मतलब होता है कि एक्चुअली एंड कंस्ट्रक्टिवली इन इशू। एक्चुअली मतलब ये था कि एक तो आपने लिख दिया पॉइंट ये इशू है, यानी जैसे कब्जे संबंधित है तो कब्जे संबंधित आपने लिख दिया। ठीक है, अब रही ओनरशिप की बात, तो जिस समय सूट फाइल किया गया था उस समय अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट है ये साबित करने के लिए कि हाँ आप इससे साबित होता है कि ये इस प्रॉपर्टी पे आप मालिकाना रखते हैं, और ये पॉइंट आप रेज कर सकते थे जिस समय सूट फाइल किया, लेकिन आपने रेज नहीं किया। ठीक है, तो नहीं रेज किया तो फिर बाद में रेज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि ये भी रिस्ट्रिक्शन है। हाँ, अगर उस समय डॉक्यूमेंट आपको उपलब्ध नहीं था, बाद में डिसाइड होने के बाद, कब जब डिसाइड हुआ उसके बाद आपके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट आए जिससे साबित कर सकते थे कि आप इस सब्जेक्ट मैटर यानी कि जो विषय वस्तु है उसका मालिकाना हक आपके पास है। ठीक है, तब तो आप सब्सिक्वेंट सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन जिस समय आपने सूट फाइल किया कब्जे के लिए उस समय मालिकाना हक भी आप फाइल कर सकते थे, लेकिन आपने फाइल नहीं किया तो बाद के सूट में आप फिर फाइल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टिवली यानी कि आप रेज कर सकते हैं लेकिन आपने रेज नहीं किया। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि फाइंडिंग ऑन एन इशू, यानी कि फॉर्मल सूट में जब न्यायालय इशू को डिसाइड कर रही थी तो कुछ फाइंडिंग देती है वो कि आखिर अपने इशू को डिसाइड करने के लिए जो उनके समक्ष है वो कैसे इशू को डिसाइड कर रहे हैं और किस आधार पर कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे फाइंडिंग कहा जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो फाइंडिंग न्यायालय ने कहा है वो पूर्व न्याय का हिस्सा माना जाएगा, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि फाइनली जो डिसीजन किया गया है, तो कहते हैं ना स्पीकिंग ऑर्डर, रीजन स्पीकिंग ऑर्डर डिसीजन होना चाहिए। तो अगर स्पीकिंग ऑर्डर के साथ जजमेंट दिया जाता है, यानी कि बता रहे हैं कि इस इशू को मैं इस आधार पर डिसाइड किया है, तब ही वो फाइंडिंग जो है वो डिसीजन का पार्ट माना जाएगा। लेकिन अगर डिसीजन में वर्ड नहीं आया हुआ है तो फिर उसको फाइंडिंग हम डिसीजन का पार्ट नहीं मानेंगे और सबसे सूट में उस फाइंडिंग को रेज किया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट है और वर्डिक्ट। अगर कोई एक व्यक्ति है जिसके एक पोजीशन पे रहता है और वहाँ पर वो वर्डिक्ट को वन कैपेसिटी मिलता है, यानी कि एक रूप में, और अगर वही व्यक्ति दूसरे मुकदमे में दूसरी कैपेसिटी में आकर के फाइल करता है तो उसे रोका नहीं जाएगा। जैसे मान लीजिए पहले सूट में वो पिता के रूप में फाइल किया,
दूसरे वाले सूट में वो बेटे के रूप में फाइल कर रहा है या कोई और कैपेसिटी फाइल कर रहा है, तो ये जो कैपेसिटी चेंज हो रही है ये भी रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लास्ट पॉइंट है कि ये जो रेस जुडिकाटा है या पूर्व न्याय है, ये एक पब्लिक पॉलिसी यानी लोक नीति से संबंधित है और पर्सनल इंटरेस्ट संबंधित है, और इट इज गवर्न बाय द फॉलोइंग 8 एक्सप्लेनेशन। नीचे दिए गए 8 जो अलग अलग विशेषता है, एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आप रेस जुडिकाटा को समझ सकते हैं। तो पहला एक्सप्लेनेशन है कि रेस जुडिकाटा होने के लिए पहला फॉर्मल सूट होना चाहिए जो डिसाइड हो चुका हो, दैट इज विच हैज बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड। ठीक। सेकंड पॉइंट है कॉम्पिटेंसी ऑफ अ कोर्ट, यानी कि जो फॉर्मल सूट डिसाइड हुआ है वो उस न्यायालय के पास ये कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि ऐसे सूट को वो डिसाइड कर सके, यानी कि हैव अ जुरिडिक्शन टू डिसाइड सच मैटर। ठीक। तीसरा पॉइंट है कि जो भी एलिज मैटर रेज किया गया, जो इशू है, या तो उस मैटर को डिनाई किया गया हो या एडमिट किया गया हो। ठीक है। चौथा है कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा, यानी कि जो सूट फाइल की गई है उसमें जितने भी कॉज ऑफ एक्शन है या इशू है उसको उस समय रेज करना जरूरी है। ठीक। और अगर किसी वजह से कोई कॉज ऑफ एक्शन या इशू नहीं रेज किया गया तो बाद में उस छोटे हुए कॉज ऑफ एक्शन को या इशू को रेज नहीं किया जा सकता, यानी कि वो इशू जो जानकारी थी पिटिशनर को या प्लेंटिफ को और उसने रेज नहीं किया तो बाद में वो फाइल नहीं कर पाया। पांचवा पॉइंट ये है कि फॉर्मल सूट में कई रिलीफ या अनुतोष मांगी गई है न्यायालय से, लेकिन कुछ ऐसे रिलीफ है जिसके बारे में जजमेंट में कोई जिक्र नहीं की गई है, तो ये माना जाएगा कि उस अनुतोष या रिलीफ को रिफ्यूज कर दिया गया है। छठा, जो भी लिटिगेंट हैं भले ही सूट में वाद में उनका नाम नहीं है, तो जितने भी पर्सन इंटरेस्टेड है, हितबद्ध व्यक्ति हैं, उन सभी पे ये सूट का जजमेंट लागू होगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो इंटरेस्टेड है बाद में वो इसी आधार पे दूसरा सूट नहीं ला सकता है कि भाई मेरा नाम सूट पे था नहीं इसलिए मुझ पे लागू नहीं होता, ऐसा नहीं है। जितने भी हितबद्ध पक्षकार हैं उन सब पे जो फॉर्मल सूट का जो जजमेंट है वो लागू होगा। सातवां है कि यही चीज आपका डिक्री के पालन, जो डिक्री पास हुई है उसके एक्जीक्यूशन के दौरान भी लागू होगा, यानी रेस जुडिकाटा वहां भी लागू होता है। आठवां एक्सप्लेनेशन ये है कि कोई भी न्यायालय जिसके पास सीमित क्षेत्राधिकार है यानी लिमिटेड जुरिडिक्शन है, वो भी किसी भी मैटर को हर्ड एंड फाइनली डिसाइड कर सकती है, यानी सुनने के बाद पूर्णतः जजमेंट देने, न्याय देने में सक्षम है। यानी कि इसी आधार पे किसी न्यायालय को चैलेंज नहीं किया सकता कि उनके पास जो है सीमित क्षेत्राधिकार है, यानी कि सीमित क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय भी सक्षम है किसी मैटर को पूर्णतः डिसाइड करने में, फैसला देने में। ठीक। अब दिए गए प्रश्न के उत्तर पे आते हैं। तो जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है या स्टेट बार काउंसिल है, इनके पास डिसिप्लिनरी एक्शंस लेने का पावर होता है अगेंस्ट एडवोकेट्स, क्योंकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है सारे एडवोकेट के प्रोफेशनल एथिक्स को रेगुलेट करती है। ठीक। तो इस तरह से देखा जाए तो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली हो यानी स्टेट बार काउंसिल हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, और अगर उन्होंने किसी मैटर पे, खासकर एडवोकेट से रिलेटेड मैटर पे कोई डिसीजन दे दिया है तो वो फैसला जो है उस पर पूर्व न्याय का नियम पूर्णतः लागू होता है क्योंकि वो जुडिशियल अप्रोच के अंतर्गत फैसला देते हैं, और ये पावर जो है सेक्शन 35 और 36 ऑफ द एडवोकेट एक्ट से आता है। और इसलिए ऐसी अथॉरिटी जब भी कोई पावर एक्सरसाइज करती है अंडर सच सेक्शंस, तो माना जाता है कि ऐसा कोई फैसला कर ली जाती है तो वो कोसाय जुडिशियल ट्राइब्यूनल की तरह एक्ट करती है, और इसलिए ऐसे डिसीजन पे कोसाय जुडिशियल डिसीजन माना जाता है, यानी कि एक जुडिशियल डिसीजन होता है और पश्चातवर्ती कोई भी वाद अगर दाखिल की जाती है सिमिलर मैटर पे तो उस पर रेस जुडिकाटा या पूर्व न्याय का नियम लागू होगा। मोरेवर, कोई भी मैटर रिलेटेड टू प्रोफेशनल मिसकंडक्ट हो या नेग्लिजेंस इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी हो टू द क्लाइंट, अपने मुवक्किल के प्रति जो भी लापरवाही वकीलों के द्वारा होती है तो उनको रेगुलेट करने का
या प्रोफेशनल एथिक्स बनाने का सारा पावर जो है इंटरेस्टेड है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, और वो वकीलों के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं मेरिट के आधार पे। ठीक है, इसलिए कहा जा सकता है कि चाहे स्टेट बार काउंसिल हो या बार काउंसिल ऑफ इंडिया कोई अगर डिसीजन लेती है ऐसा मैटर पे, तो वो पश्चातवधी कोई भी वाद फाइल होता है तो उस पर रेस जुडिकाटा या पूर्व न्याय का नियम लागू होगा। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो पे हम नया प्रश्न, उसके उत्तर, संबंधित प्रावधान और केस लॉ के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।